साहित्य समाज का दर्पण होता है और मुंशी प्रेमचंद उस दर्पण के सबसे उज्जवल प्रतिबिंब थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित हिंदी विभाग द्वारा मुंशी प्रेमचंद जयंती की विशेष कार्यक्रम की ओर, जहां हमारे सीनियर्स ने प्रस्तुत किया मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानी पंच परमेश्वर पर आधारित एक शानदार नाट्य रूपांतरण। संवेदना, न्याय और मित्रता जैसे मानवीय मूल्यों से भरा यह नाटक आज भी हमारे समाज के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। मैं हूँ चंद्रकलेश और ये रहा पूरा नाटक, जिसे पूर्ण रूप से देखने व सुनने के पश्चात आपके मन में समाज के प्रति एक अलग ही चेतना पैदा होती है। हाँ भाई, हमारी तो साझे की खेती है, दुख भी सुख भी साझे की। तुम कभी हल चला लेना तो मैं चारे दे दूंगा। हाँ, हम दोनों की भी जैसे हैं, जैसे दो देह की एक प्राण। हाँ, अच्छा तुम्हें याद है जब मैं हज पर गया था तो मेरे घर की रखवाली किसने की थी? और कौन? मैं ही। और जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो अपने घर को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाता हूँ। हमारी तो मित्रता न धर्म की है न जाति की, बस दिल की। हमारा मन और मिजाज दोनों मिलता है, यही तो असली मित्रता है। हाँ, हम दोनों की भी जात नहीं, धर्म नहीं, बस यार ही है। हाँ, अच्छा तुम्हें याद है जब हम पहली दफा अब्बा जुमराती के यहाँ पढ़ने गए थे? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो ज्यादा तो तुम्हारे बगल में बैठा रहता था और गुरु जी का हुक्का भरते रहता था। तुम्हारे हाथों में तो किताब से ज्यादा उनका हुक्का होता था। तभी तो तुम्हारे पिताजी कहते थे विद्या किताब से नहीं, गुरु की सेवा से आती है। हाँ, वो कहते थे बेटा गुरु की कृपा हो तो अक्षर बुद्धिमान बन जाते हैं। और हमारे गुरु को तो उनके सोटे पर ही भरोसा था। हाँ, उसी सोटे की वजह से तो आज आसपास के गांव में तुम्हारा बहुत मान सम्मान है। अब क्या ठीक है भाई अलगू, सांझ की नमाज का वक्त हो चला है, मुझे खाला से भी मिलना है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, संध्या हो गई है, चलता हूँ। ओ खाला जान, खाला आप तो कितने दुबली लग रही हैं। चलिए चलिए आइए, आप पहले बैठिए, हलवा खाइए, फिर हम लोग बातें करेंगे। आज हमें आज मैंने आपके लिए खीर चूरमा बनाया है, बादाम की खीर। ऐसा मालूम होता है जैसे माई के आगे ऐसी खाती कभी किसी ने नहीं। तो खाला जान, वह जमीन आप हमारे नाम लिखवा दीजिए। हाँ खाला जान, वहाँ हम आपके नाम से पक्का मकान बनवा देंगे। बेटा वो जमीन तो मैंने अपनी आखिरी निशानी समझ के रखी थी, मगर तुम लोगों ने अपने पास रखने की ठान ली है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खाला जान, आप हमारी अम्मी की तरह, वह जमीन हमारी नहीं आपकी ही रहेगी। ठीक है बेटा, करा लो मिल्कियत, मुझे कोई आपत्ति नहीं। खाला जान, और जब तक आप हैं तब तक आपके लिए नए नए पकवान बनेंगे। चलो करेंगे, अब तो मिल्कियत हमारे नाम हो जाए, अब बाद में देखा जाएगा खाला जान का क्या करना। अपने ही तो बच्चे हैं, आज नहीं तो कल जमीन इन्हीं की होनी है, आज ही हो गए। खाला जान, खाना खा लो। करीबन बेटा, हाँ रोटी सूखी बहुत है। 2 वक्त की रोटी भी मुफ्त में मिलती है, ऊपर से महारानी को दाल के साथ। अरे 2 वक्त की रोटी तो तब तक मिलती थी जब तक मैंने अपनी सारी और जायदाद तुम लोगों के नाम नहीं की थी। जब से मैंने अपनी सारी जायदाद और तुम लोगों के नाम की है, तुमने मुझे दाने दाने को मोहताज कर दिया है। तूने और तेरे पति ने। वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हैं? दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है? खाला जान, आपको कितनी दफा समझाया है कि आपकी सेहत ऐसी नहीं है कि आप 2 वक्त की रोटियां खाएं और उसे पचा सके। तो लौटा दो मेरी जमीन। अरे तेरे पेट में जितने पैसे झोंक चुके हैं ना, उतने में आप गांव पूरा खरीद लेते, और तू जमीन और मकान की बात करती है। या अल्लाह, ऐ खुदा, मैं क्या करूं? उसे और बर्दाश्त नहीं होता है तो पंचायत करेगी फैसला। वहां जाके कहूंगी कि क्या हाल करे हो तुम मेरा। हाँ हाँ, हो जाए पंचायत, हो जाए फैसला। मुझे भी अब यह रोज की खटपट पसंद नहीं। क्या दिन आ गए हैं इस उम्र में, अब पंचायत छोड़ती फिरूं मैं। बेटा रमेश, तुम भी मेरी पंचायत में आ जाना बेटा। शुम्मन ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। ठीक है खाला, वक्त निकाल कर जरूर आ जाएगा।
नाम नहीं ले रहा। हम पंचायत बैठाएंगे। बेटा कौन है? अरे खाला, क्या बात है? बेटा तुम भी मेरी पंचायत में चले आना, मुझे इंसाफ दिलाने। मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई लोग तो आएंगे। अपनी विपत को सबके आगे रो आई, अब आने ना आने का क्या मतलब? जो आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? तो अपनी खुशी। जुम्मन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे बिगाड़ नहीं कर सकता। अरे अरे मैंने तो सुना था कि पंचों के मुंह से परमेश्वर बोलता है, और तुम बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे। बिगाड़ के डर से ईमान की बात? बिगाड़ के डर से ईमान की बात? बिगाड़ के डर से ईमान की बात? जुम्मन मियाँ, अरे वो जुम्मन मियाँ, हाँ क्या हुआ? आप यहाँ आराम करवा रहे हैं और उधर आपकी खालाजान पंचायत की तैयारी कर रही हैं। अरे बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, पंचायत करना चाहती है, करने दो। मैं भी तो देखूं आसपास ऐसा कौन है जो मेरा ऋणी ना हो, कौन है ऐसा जो मेरा शत्रु बन सके। अरे अब आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं, करने दो फैसला। चलिए जो होगा देखा जाएगा। चलिए पंचायत। चलिए। शांत हो जाइए, पंचायत शुरू हो रही है। कहिए खालाजान, पंचों के सामने अपना बात रखिए। पंचों, आप सब तो जानते हैं कि मेरे भांजे जुम्मन के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। 3 साल पहले मेरी सब जमीन जायदाद अपने नाम कर लेने के बाद उसने मुझे ना भर पेट रोटी दी है, ना कपड़ा दिया है। मेरे भांजे जुम्मन ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। मैं अकेले कचहरी दरबारी नहीं कर सकती, मैं तो बेबस बेवा हूँ। आप लोग के सिवा किसको अपना दुख सुनाऊं? अरे मैं तो अकेले रह के सुकून से मरना चाहती हूँ, इन लोगों के हाथ भूखा नहीं मरना चाहती हूँ। अब आप लोग जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। हमारे तो पूर्वजों ने भी कहा है कि पंचों में परमेश्वर का वास होता है। अब पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। जुम्मन मियाँ, किसे पंच बनते हो? पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म। खाला जान जिसे चाहे उसे बने, मुझे कोई उजर नहीं। अरे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। अरे अब मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी ठन चुकी है, जिसे चाहो उसे बदो। बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त है ना किसी के दुश्मन। अगर तुम्हारा किसी पे विश्वास ना हो, अलगू चौधरी उसको तो मानते हो, मैं उन्हें अपना पंच चुनती हूँ। अलगू ही सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे खाला, तुम जानती हो मेरे जुम्मन से गाली भी करता है। बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। पंच में परमेश्वर का वास होता है। तो जुम्मन से अब दोनों दोस्त जरूर है, मगर इस वक्त पंचायत के सामने तुम और खाला हमारी नजर में बराबर हो। हाँ, अब अपनी बात रखो। खुदा गवाह है, मैंने खाला जान को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। खाला जान तो मेरी अम्मी की तरह। 3 साल पहले की बात है, उन्होंने वह जमीन मेरे नाम लिखवाई, बदले में रोटी कपड़ा देने की बात हुई थी। और वह हर महीने नए नए खर्च मांगते हैं, जबकि उस जमीन से इतना मुनाफा होता नहीं कि मैं उन्हें हर महीने माहवार दे सकूं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तो जुम्मन मियाँ, यह बताओ, खाला की जमीन से तुम्हारी सालाना आमदनी कितनी होती है? यही कोई 2,000। और यदि खाला का मकान नहीं होता तो मकान की किराए के लिए कितना रकम देना होता? अब क्या करूं? कम से कम 50 रुपया। हाँ, तो खाला की जमीन से तुम्हें प्रति माह 200 रुपए की बचत होती है, और मकान की किराए सिर्फ 50 रुपए की। हाँ तकरीबन। अरे यार, अलगू चौधरी को अचानक क्या हो गया? अभी तो कैसी कैसी बातें कर रहा था, अचानक इतनी देर में क्या काया पलट हो गई कि मेरी ही जड़ें खोदने में तुला हुआ है। पता नहीं कब के कसम निकाल रहा। जुम्मन, पंचायतों ने यह विचार किया और उन्हें नीति संगत मालूम होता है कि तुम्हें खाला जान को माहवार खर्च अवश्य देना चाहिए। हमने विचार किया और यह पाया कि खाला की जगह से इतना मुनाफा अवश्य हो जाता है तो उन्हें माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है, और यदि जुम्मन शेख को खाला को माहवार खर्च देना मंजूर ना हो तो जमीन की रजिस्ट्री रद्द समझी जाए।
किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। अब पंचायत रद्द की जाती है। क्या पंचायत थी? दूध का दूध और पानी पानी हो गया। किसान के किस काम का? राम राम चौधरी। राम राम साहू जी। सुना है तुम्हारी जोड़ी का एक बैल मर गया। हाँ, अब यही अकेला बैल बचा है, सोचता हूँ बेच ही दूँ। बैल तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, अगर बेचते हो मेरे हाथों बेच दो, मेरे शहर आने जाने के काम आएगा। मैं 1 महीने के भीतर इसके दाम भिजवा दूंगा। देख लीजिए, पर यह चैन शादी है, बड़ी मेहनत का नहीं। नहीं नहीं, मेहनत जैसा कोई काम नहीं है। मुझे दिन में शहर के 2-3 चक्कर लगाने हैं, उससे अधिक कोई काम नहीं। दाम कितने दिन में चुका दोगे? 1 महीने के भीतर भीतर दाम चुका दूंगा। ठीक है, ले जाइए, महीने भर के भीतर दाम चुका दीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इनके भले ही किसी काम का ना हो, मुझे तो बढ़िया पशाही बैल मिला। अब इससे शहर के बढ़िया 2-3 चक्कर लगेंगे और अच्छा धंधा होगा। चल भाई, ये रहा गुड़, तेल और चीनी। चल भाई चल, आज शहर के बढ़िया 3 चक्कर लगे, अब ये चौथा चक्कर पूरा हो जाए तो आज का बढ़िया मुनाफा बनेगा। अरे हाय सत्यानाश, ये तो मर गया। अरे जब तू यहाँ तक आ ही गया था, तुझे घर चलकर मरना था। अब रात का समय, मेरे पास इतना सारा धन और सारा सामान, अब मुझे यहीं पर रात गुजारनी पड़ेगी। इसने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। आज तो बढ़िया सामान मिला है। इतना सारा धन पाकर तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। अरे अरे, मेरा सामान, मेरा धन सब चोरी हो गया, सब चोरी हो गया। मैं तो बर्बाद हो गया। इस बैल ने मुझे लूट लिया। मैं तो सत्यानाश हो गया। मेरा सारी कमाई और सारा सामान सब लूट गया। अब मुझे खाली हाथों घर जाना पड़ेगा। ये दाम देने का क्या विचार है? क्या बात करते हो चौधरी? एक तो मरा हुआ बैल हमारे माथे मर दिया, ऊपर से दाम मांगते हो। बनिए के बच्चे हैं, बनिए के, ऐसे दाम नहीं देने के। यहाँ सारे जीवन की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया और तुम्हें दामों की पड़ी है। हिम्मत तो देखो, एक तो मरा हुआ बैल दिया, ऊपर से तगादे पर आए हैं। एक तो मोटा बैल देते हो, उसका दाम मांगते हो। पैसा दबाना तुम्हारा काम नहीं साहब। हटा हुआ तो पंचायत में कहो। मैं भी कोई भीख नहीं मांग रहा, जो मेरे हिस्से का है वही मांग रहा हूँ। अगर तुम दाम नहीं दोगे तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। हाँ हाँ, बुला लो पंचायत, बुला लो। हाँ, पंचायत में ही फैसला होगा, बुला लो बुला लो। बैठ जाइए, पंचायत शुरू होने वाली है। चलो आज अलगू की पंचायत देखी जाए। अब देरी किस बात की है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो अलगू, किसे पंच करते हो? मैं चाहता हूँ कि समझू साहब ही चुने। मेरी तरफ से मैं जुम्मन शेख को अपना पंच चुनता हूँ। क्यों अलगू, कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बोलो अलगू चौधरी, क्या कहना चाहते हो? पंचो, 1 महीने पहले मैंने अपना बैल बेचा था समझू साहब को। समझू साहब ने महीने भर में दाम चुकाने का वादा किया, लेकिन इसी बीच बैल मर गया, इसीलिए आपका दाम देने से मना कर रहा है। अच्छा, बोलो साहब, तुम क्या कहना चाहते हो? हुजूर, कहने लायक कोई बात नहीं है।
कुछ दिनों पहले मैंने चौधरी से बैल खरीदा था। हुजूर अलगू चौधरी ने मुझे बीमार बैल बेच दिया। बैल मेरे घर जाते ही मर गया हुजूर। मैंने बहुत दिन बैल से कोई काम नहीं किया। अब हुजूर आप लोग बताएं, भला मरे हुए बैल की कोई कीमत होती है? अच्छा समझो साहू, अब तुम मेरी बातों का ठीक ठीक जवाब देना। जी हुजूर। तुम एक दिन में इक्का गाड़ी से शहर की कितनी खेपे लगाते थे? एक दिन में हुजूर 2 से 3 चक्कर हो जाते थे। और बैल जिस दिन बीमार था उस दिन कितनी खेपे लगाई? हुजूर उस दिन चौथी खेप थी हुजूर। अच्छा, अगर बैल बीमार होता है तो वो शहर कितनी खेपे लगा सकता था? बोलो बोलो, बैल अगर बीमार होता तो शहर कितनी खेपे लगा सकता था? अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारी संकुचित व्यवहार का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तो यही ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शक बनता है। इसी उत्तरदायित्व को मद्देनजर रखते हुए पंचायत अब यह फैसला करने जा रही है कि जब अलगू चौधरी ने समझू साहू को बैल बेचा तब बैल बिल्कुल स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। उस पर तो अत्यधिक श्रम और सही देखभाल न रखने की वजह से वह मारा गया। तो पंचायत यह निर्णय लेती है कि अलगू चौधरी को उसके बैल के पूरे दाम समझू साहू को देने होंगे। किसी को कोई परेशानी? पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। तो पंचायत अब यही समाप्त होती है। भाई अलगू, मैं तुम्हें अपना शत्रु मान बैठा, पर आज जाना कि पंच के आसन पर बैठकर ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। आज समझ आया कि पंचों के मुंह से तो स्वयं खुदा बोलता है। भाई जुम्मन, आज तो दिन का मैल धो दिया तुमने। पंच